बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्केट मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है और आज हम कोरंगी नंबर 6 में मौजूद हैं और यहाँ के बेशुमार मसाइल हैं। यकीन तौर पर कोरोना वायरस की वबा आई और तकरीबन 8 माह कारोबार पे काफ़ी फ़र्क रहा और छोटे बड़े तजारती वर्ग भी काफ़ी नुकसान तो हुए मगर एक और धचका पहुँचा ताजिरों को और वो था छठा अप्रैल यानी बारिश। और बारिश के बाद कराची डूब गया और कराची में डूबने के साथ साथ कई मार्केटों में पानी दाखिल हुआ और उससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। मगर वफाकी और सिंध हुकूमत ने छोटे बड़े ताजिरों को मायूस किया, जबकि ये बार बार फरियाद करते रहे कि मार्केटों के बेशुमार मसाइल हैं, मगर इनकी फरियाद किसी ने भी नहीं सुनी। और आज हम कोरंगी नंबर 6 में मौजूद हैं और कद्दाफी स्टील टेम्पर एंड मार्केट में मौजूद है। और ये मार्केट हुकूमत पाकिस्तान को करोड़ों रुपए का रेवेन्यू देती है, मगर इनके साथ नाइंसाफियां की जा रही हैं। कहीं टैक्स की भरमार है तो कहीं गली और कूचों में पानी भरा हुआ है। और हमारे साथ इस वक्त कद्दाफी स्टील एंड टेम्पर मार्केट के सदर शाहिद भट्ट साहब मौजूद हैं। इनके साथ जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सरफराज साहब भी मौजूद हैं, नाइब सदर अली अरशद भी मौजूद हैं और वाइस चेयरमैन शारिफ साहब भी। और इनके अलावा एक खुसूसी मेहमान हमारे साथ भी मौजूद है, मोहम्मद अकरम साहब, जिनका गुलशन मार्केट से ताल्लुक है और यकीनी तौर पर इनकी एक सियासत पे भी बड़ी गहरी नजर है। तो अब हमारे प्रोग्राम के अंदर आज हम कोरंगी के मसाइल सुनेंगे और इनकी हुकूमत पाकिस्तान और सिंध हुकूमत के जो माबैन एक वादा किया गया था कि 11 अरब रुपए का, कि कराची को एक बड़ा जबरदस्त पैकेज तो दिया, मगर उसमें ताजिरों के हवाले से किसी किस्म का कोई भी फंड मुहैया नहीं किया गया। ये टेम्पर मार्केट है और यहाँ स्टील का भी कारोबार होता है। तो हम इनके सदर मोहम्मद शाहिद भट्ट साहब से मालूम करते हैं। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। शाहिद साहब ये बताइए कि यहाँ कद्दाफी स्टील टेम्पर एंड मर्चेंट मार्केट है, जहाँ पे करोड़ों रुपए का कारोबार होता है, तो आपके क्या मसाइल है? सर, हमारा सबसे बड़ा मसला है 4-5 महीने हो गए कि हमारे छपरे तोड़ दिए गए। 5-6 महीने से इतने परेशान है हम लोग, सारे लोग पड़े, और पानी कचरा ये है वो कोई पूछने वाला नहीं हमसे। तो आपके क्या मुतालबा थे? हमारा मुतालबा है कि जो छपरे हमें बनाने दिए, लोग मजदूर लोग सारे हमारे काम करने में 10-10, 15-15 आदमी हैं, सारे बैठे हैं बेकार, बैठे हैं धूप में। तो जो कोरोना वायरस आया और उसके अंदर तकरीबन 8 माह के अंदर मुलाजिम को बड़ी दुश्वारी हो, और आप लोगों ने फुटपाथों पे बैठे रहे, हम लोग रोड के बीच में फुटपाथ पे बैठे थे सारे। यहाँ बैठने पुलिस वाले मारते थे, दुकानों के आगे बैठने थे, एक मसला थोड़ी था, बहुत मसले थे हमारे लिए। तो सारे पुलिस वाले पकड़ के ले जाते थे, पैसे दे के हम खड़ा के लाते थे इनसे। अब आप जो है आपकी टेम्पर मार्केट है और यहाँ बेशुमार मसाइल है, अभी हालिया बारिश भी हुई है जी। तो बारिश के दौरान आपको कितना नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ, लोगों का सारे माल खराब हो गया, बेहिसाब माल, लाखों रुपए का, 10-15 लाख का तो मेरे सारे चीजों में सीटों में तब्बे आ गए, माल खराब हो गया। तो पूछने वाला ही नहीं, कोई सुनने वाला थोड़ी है, यहाँ कोई भी नहीं है। तो सुनने वाला नहीं है तो आप एक एसोसिएशन चला रहे हैं, यहाँ के यकीनी तौर पर जो थाना है उसको भी कुछ चाय पानी देते होंगे, कोई फरियाद करते होंगे, तो वो इसके अलावा बल्दियाती इदारे हैं और इससे पहले बल्दियाती यहाँ निजाम था, नैयर साहब थे और वो भी इस इलाके से मुंतकिल थे, तो क्या उन्होंने भी कोई एक बंदा भी नहीं भटका, इधर कोई भी नहीं आया। लेकिन हम बैठे हैं अल्लाह के हौसले पे बैठे हैं हम लोग, हमें कोई पूछने वाला नहीं। मार्केट का इधर सारे जाके देखना, गलियों में कितना गंद हो रहा है, बुरा अशर हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। रोड पे देख लिया आपने कितना बुरा अशर है। तो जो बारिशों के साथ साथ आप लोग टैक्स भी तो देते हैं हुकूमत को? बिल्कुल देते हैं। हमारा तो फिर टैक्स देते हैं तो फिर क्यों फरियाद सुनी जा रही है? हमारा 1987 से हम लोग टैक्स भर रहे हैं। तो आपकी जो ये यूनियन है ये रजिस्टर्ड है? जी रजिस्टर्ड है। तो रजिस्टर्ड यूनियन होने के बावजूद तो आपके साथ दीगर जो कराची की बड़ी तंजीम रहनुमा है, तो उन्होंने आपके साथ कोई हेल्प नहीं की? वो बेचारे क्या करें, वो तो अपने अपने आपके सामने ही है सब कुछ। गुबलानी साहब सारे हमारे साथ है ना। गुबलानी साहब आपके साथ तो है, मगर वो वफाकी वजीर जो है, इसके अलावा वजीर आला से भी मिलते हैं, गवर्नर से मैं उनके साथ बहुत मीटिंगों में गया। मसाइल नहीं हल हो रहे, कोई मसाइल हमारे क्या वजह कि अपने मसाइल होने के लिए कि आप लोग उनको फंड नहीं देते, एहतजाज नहीं करते अपने मसाइल पर? अगर रोड टूट का शिकार है या हादसा होते हैं, ट्रैफिक जाम होता है, तो क्या वजह है कि आप लोग उनकी फरियाद आप लोग अपील नहीं करते हैं? हम तो करते हैं, शोर करते हैं, सारा कोई एहतजाज भी बहुत दफा कर चुके, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं है सुनने वाला। हमने ब्लॉक भी किया, 1-2 दफा रोड भी ब्लॉक किया है, बंद किया है, कोई सुनने वाला है नहीं है यहाँ। और उनका धमकियां दी जाती है पुलिस की तरफ से, रोड ब्लॉक करोगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं तो क्यों पुलिस की तरफ से धमकी दी जाती है? आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं? भाई हम लीगल कर रहे हैं, लीगल। हमें दुकान के आगे ये कोरोना 6-7-8 महीने रहा है, 6 महीने जो पहले कोरोना था, हमारे लोगों को दुकान के आगे बैठना मुहाल किया हुआ था लोगों का।
कोई बैठता तो पकड़ के ले जाते, फिर पैसे दो छुड़ा के लो, एक मसला थोड़ी था ये। अच्छा, तो मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद सरफराज साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी है काताफी स्टील टिम्बर एंड मार्केट के, तो इनसे भी कुछ गुफ्तगू होती है, ये भी कुछ मसाइल साझा करेंगे। सरफराज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सरफराज साहब ये बताइए कि आपकी स्टील एंड टिम्बर मार्केट है, तो यहाँ पे शुमार मसाइल है, इन मसाइल को आप किस नज़र से देख रहे हैं और आपकी वफाकी और सिंध हुकूमत से क्या मुतालबात है? हमारा वफाकी हुकूमत और सिंध गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि कराची के ताजिरों के मसाइल हल किए जाए। जैसा कि हमारे यहाँ लोड शेडिंग का मसला है, सही है, और हमारे यहाँ सड़कें टूटी फूटी है, और उसके हवाले से बलदियाती निज़ाम के हवाले से जो है हमारे साथ यहाँ कोई कोऑपरेट नहीं है, सही है। हमारे यहाँ के जो शेड वगैरह पूरी कराची के शेड हटा दिए गए, ये तो आपकी नॉलेज में है, सही है। अब शेड हटाने के बाद हमें कोई मुताबिक जगह नहीं दी गई, सही है, और उसके बावजूद फिर हमें इंक्रोचमेंट के हवाले से, जबकि इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट सरकारी डिपार्टमेंट अलग है, उसके बावजूद हमें आकर पुलिस इंक्रोचमेंट के नाम पे हरासा करती है। नहीं तो इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट नहीं आता, पुलिस आती है। पुलिस आती है, जबकि पुलिस का ताल्लुक ही नहीं है। पुलिस का कोई इंक्रोचमेंट से ताल्लुक नहीं है, पुलिस आती है अक्सर इंक्रोचमेंट के हवाले से कि आप माल अंदर करें, और 2-3 दफा मुझे खुद को लेकर गई है पुलिस इस हवाले से। अच्छा, क्या मैंने पुलिस से कहा कि आपका डिपार्टमेंट का कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो आपने इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट से राब्ता किया कि नहीं, आपके नाम पे हमें ब्लैकमेल किया जा रहा हमने है? सिर्फ पुलिस से के जो एसएचओ थे मुकामी उस टाइम, उनसे हमने राब्ता कर, हमने बोला आपका इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है इंक्रोचमेंट से। इंक्रोचमेंट और ऐसे जो खुद आ इंक्रोचमेंट का डिपार्टमेंट अलग है, पुलिस का डिपार्टमेंट अलग है। बात ये कि पुलिस अपना काम करे। बोला नहीं जी, हमें तो ऊपर डीसी से आर्डर है कि पूरे कराची के अंदर जितने भी इंक्रोचमेंट है पुलिस साफ करेगी। हमने बोला फिर बकाया डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, कहने का मकसद ये, अगर इंक्रोचमेंट पुलिस ने ही करना है, पुलिस जराइम भी पुलिस क्लियर करेगी, तो इंक्रोचमेंट भी पुलिस क्लियर करेगी। इंक्रोचमेंट तो जब इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट लगे, लगे, क्योंकि वफाकी जबकि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तो तजावजात के खिलाफ जो ऑपरेशन का बिल्कुल। ऐलान किया था, तो उसमें पुलिस को तो नहीं कहा, तो वो तो केएमसी का काम है। एमसी का काम है, डीएमसी है, दूसरे इदारे इनके वो सरकारी इदारे वो देखेंगे। तो अभी भी तकरीबन 20-25 दिन पहले एक पुलिस के साहब है अपना सिविल उसमें वाइट यूनिफॉर्म में, एक पुलिस की मोबाइल लेकर आकर इंक्रोचमेंट बोला सामान अंदर करो, पुलिस की वाइट यूनिफॉर्म में, वाइट यूनिफॉर्म में सार्जन, पुलिस ट्रैफिक हाँ सार्जन। पुलिस के एक मोबाइल लेकर आए, बाकायदा उन्होंने यहाँ से सामान अंदर करवाया। पुलिस वालों यानी दुकानदारों को धमकी लगाई कि अगर सामान बाहर रखे तो हम आपको उठाकर ले जाएंगे। तो अब आपका क्या मुतालबा है? अब हमारा ये मुतालबा है कि बाद के इदारे जो भी है तमाम इदारे अपने काम करें स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमें कोई इशू नहीं है। अगर इदारों को हमारी जगह चाहिए तो हम सो बिस्मिल्लाह बिल्कुल देंगे हम, मगर बात ये है कि हमें तंग ना किया जाए किसी हवाले से। अच्छा, बारिश के दौरान आपको कितना नुकसान हुआ? बारिश के हवाले से हमारी दुकानों के अंदर पानी चले गया, हमारे जैसे लकड़ी वाले जो भाई दरवाजे वगैरह बनाते हैं उनकी पिलाइयाँ वगैरह दरवाजे खराब हुए, लाखों का नुकसान उनका हुआ, और हमारे अपने शीटों के अंदर पानी चले जाता है, शीटें हमारी खराब हो जाती हैं, तो उसकी वजह से तकरीबन दुकानदारों का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अच्छा, कोरोना वायरस आया था और तकरीबन 8 माह इस वक्त हो चुका है और कारोबारी सरगर्मी अभी बड़ी मुतासिर है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? अब कोरोना वायरस के हवाले से जो है हम तमाम दुकानदार, हम लांडी कोरिनी के दुकानदार ने तकरीबन कराची के तमाम ताजिर परेशान हुए, जिसके अंदर हम ताजिरों ने खुलकर मदद भी करी कोरोना वायरस के हवाले से, जो गरीब मुस्तकीन में आपस में एक दूसरे से हेल्प भी करी, और अल्लाह का शुक्र है कि कराची के ताजिर फिर भी एक प्लेटफार्म पर होकर यानी कौम की बहुत खिदमत करी, मगर गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोई ताउन नहीं करा ताजिरों के साथ। ये बताइए कि आपकी ये मार्केट है, यकीनी तौर पे बारिश हुई, नुकसान हुआ, कोरोना वायरस आया, उससे भी मुलाजिम की तनख्वाहें देने में आपको कुछ शदीद मुश्किलात का सामना रहा, मगर क्या किसी भी बड़े जो ताजिर रहनुमा है जो अपनी दुकानें चमकाते हैं, आप लोगों के नाम पर कभी वजीर आला से मिलते हैं, कभी गवर्नर से मिलते हैं, कभी कमिश्नर से मिलते हैं, और उनकी एक फरियाद होती है बिला सूद हमें कर्जा दिया जाए, तो इस हवाले से कभी किसी सियासी या ताजिर रहनुमा ने आपसे कोई राब्ता किया? नहीं, इस हवाले से हमें तो कर्जे के हवाले से तो कोई भी यानी किसी ताजिर रहनुमा ने हमसे कोई राब्ता नहीं किया, सही है ना। और रहा मसला कि हमने लॉकडाउन के दौरान अपनी लेबर को, तमाम दुकानदारों ने अपने वर्करों को भरपूर पैसे दिए, किसी को ये नहीं कि हाफ दिहाड़ी दी हमने, सही, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने वर्करों को हमने पूरा लॉकडाउन में कोऑपरेट करा, सही है, मगर गवर्नमेंट की तरफ से हमारे साथ कोई ताउन नहीं हुआ, जिसके अंदर हम दुकानदार यानी किसी तरह साइडिंग से अगर काम कर भी रहे थे तो यहाँ की इंतजामिया हमारे साथ बदसलूकी कर रही थी, इंतजामिया उठाकर ले जाती थी हमें दुकानदारों को, और कई 2-3 दफा मुझे खुद लेकर गई इंतजामिया। अच्छा, अभी जो दुकानें खोलने का टाइम दिया गया है, तो उस टाइम से आपका क्या मुतालबा है कि मजीद इजाफा किया जाए? या देखा जाए तो अगर कराची के अंदर कारोबार के हवाले से तो देखा जाए जितना टाइम ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट दे बेहतर है, ताकि मुल्क की मईशत मजबूत हो इससे। मेरे साथ इस वक्त अली अशरफ साहब मौजूद है और ये नाइब सदर, इनसे बात करें।
अली साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली साहब ये बताइएगा कि ये कदाफी कब्रिस्ती मार्केट है और यहाँ पे बेशुमार मसाइल है, नहीं, तो आप इन तमाम मसाइलों को किस तरीके से देख रहे हैं? तो असल में हमारे मसाइल में यह है कि अगर लॉकडाउन आया उसमें हमारे कुछ किराएदार हैं और हुकूमत सिंध ने और पाकिस्तान और सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमसे कहा था कि वो किराए माफ़ हो जाएंगे। किसी भी हमारे दुकानदार मालिक मकान ने कोई किराएदारों को रिलीफ नहीं दिया किसी किस्म का भी, न कि उसके पास लेबर भी है, उसके पास और भी लोग हैं, लेकिन किसी ने भी उसको माफ़ नहीं किया और बेचारा वो मजीद कारोबार में पीछे हो गया। हुकूमत सिंध ना उसको किसी किस्म का कर्जा दे रही है। अभी हाल यही उन पे विचार पे था तो इससे पहले बारिश आ गई, बारिश में बहुत नुकसान हुआ उनका, उनके प्लाई हैं, उनके दरवाजे, किसी का माल खराब हो गया। उस वजह से जो थोड़ा बहुत का थी वो भी खत्म हो गई बेचारे उनके साथ। अब हम यहाँ पे कोई हमसे पूछने तक नहीं आता कि आप ना बिल हमारे बिल कोई कम करता है, ना हमारे किसी किस्म का कोई रिलीफ दिया जाता है, बल्कि टैक्स हमसे पूरा लिया जाता है। हम माल बाहर रख नहीं सकते, जरा भी कुछ करते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम आ जाती है। हमारे पास जो गरीब है, छोटा ताजिर है, उसके लिए कोई ऐसा जामे इनको मंसूबा बनाना चाहिए जिससे उसको भी बेचारे को चले। उसका घर चलाने से मुश्किल हुआ है, इतना हुआ है कि वो या तो लेबर निकाल रहा है, लेबर निकालता है तो अब हम यूनियन वाले उसके साथ कहते हैं कि नहीं यार ये गलत नहीं करो। अब यूनियन भी जितनी सपोर्ट करती है, जो माली मदद हमारे शायद साहब कर सकते हैं वो करते हैं हर छोटे दुकानदारों के साथ, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने लॉकडाउन में बहुत राशन तकसीम किया इस मार्केटिंग से। अच्छा, जितना हम लोग कर सकते थे हमने अपनी हैसियत के हिसाब से हमने बहुत किया। हमारे शाहिद साहब ने जिसमें हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, हम लोगों ने भी किया, दुकानदारों ने भी किया, लेकिन शायद भाई इसका सबसे ज़्यादा था। लेकिन हम लोगों ने जो दे सकते हैं, अब अगर खुदा न खास्ता है लॉकडाउन या कोई ऐसी चीज़ दोबारा कोई मुसीबत आती है तो ये ताजिर बिरादरी हम अफोर्ड नहीं कर पाएगी। ना हम लॉकडाउन इसमें एक्सेप्ट कर सकते हैं, ना मजीद अगर खुदा न खास्ता तूफानी कोई मारी हो गई, खुदा न खास्ता कोई आफत आ गई तो ये भी अब छोटा ताजिर तो नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये समझ ले कि बिल्कुल तबाही के दराने पे खड़ा हुआ है, उसे हवा से फूक की भी जो है ना वो नीचे गिर जाएगा और तो तबाही अगर आपकी मार्केट में लोड शेडिंग होती है और आप बिल भी जमा कराते हो और बिल डबल से ट्रिपल आ रहा है, जी। तो इस पर भी कोई नजरसानी हुई? कुछ भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं, यहाँ तक के किस्त करने को तैयार नहीं है। कहते हैं आप लोग ना कमर्शियल काम करते हैं, तो आप तो कमर्शियल का बिल देते होगे ना, आप जी। कमर्शियल का टैक्स देते हो तो इससे क्या मतलब? मतलब वो कहते हैं कि आपको जो है ना हम इंस्टॉलमेंट भी नहीं करेंगे। यानी कि अगर जो 3 महीने हमारे लॉकडाउन में दुकानें बंद रही, 4 महीने उन्होंने उसको कोई हमसे वो नहीं बेनिफिट नहीं दिया, बल्कि 4 महीने बाद उन्होंने खड़े होकर लाइन काटने के लिए कि आप हमें बिल पेमेंट करते हैं, ये 2 घंटे देते हैं, अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम इसकी लाइन काट देते हैं। तो आपके यहाँ लोड शेडिंग का सिलसिला क्या है? ये तकरीबन 7 घंटे का है, यहाँ पे 7.5 घंटे। 7.5 घंटे आपके यहाँ लोड शेडिंग होती है, तो फिर आपका कारोबार खुलता कितनी देर के लिए? अब आप लगा रहे 12 घंटे में से हमारे क्या करने, जनरेटरों पे कारोबार करते हैं, डीजल हमारा हम अपना इस्तेमाल करते हैं। ये क्या कहते हैं डीजल का आपको पता ही है क्या हिसाब रेट चल रहा है। पेट्रोल कुछ लोगों के पास पेट्रोल का जनरेटर है, कुछ के पास डीजल का है, तो इस हिसाब से वो चल रहा है। हम लेकिन बेनिफिट के हिसाब से अगर मार्केट देखा जाए तो कुछ भी नहीं देती हमें। तो आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है? हमारी यही मुतालबा है कि सर हमें कोई ऐसा छोटे ताजिर को बिला सूद के साथ नहीं, बिला सूद हमें कोई ऐसा छोटे ताजिर को कर्जा दिया जाए और उनको जो है ना कुछ ऐसे रिलीफ दिए जाए, कुछ जो है अपने किराया अदा कर सकें, किसी को कोई माली पोजीशन है में तहकीकात पूरी करके यूनियन के सदर साहब हम उसकी पूरी आपको वेरिफिकेशन करके देंगे क्या है ये क्या है क्या नहीं है। और यूनियन का भी अपना कंपटीशन वो होता है, आप जो वो मालूमात करके आपको फराहम करके देंगे कि भाई अगर ये जायज़ है तो आप उसको लोन दे दीजिए। तो अरशद साहब, यहाँ तो जो आपके ताजिर रहनुमा हैं जिनकी अपनी कोई दुकान नहीं है, उनके अपने आप को वो मीडिया पर आते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, अखबारात में शाया कराते हैं, जबकि उनकी अपनी कोई पोजीशन नहीं है। वो तो वजीर आला के पास जाके कोरंगी झांडी के नाम से बिला कर्जा मांगते हैं, तो किसको देंगे? उनके तो अपनी मार्केट के कुछ सदर नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए आपके लिए क्या मुतालबा, आपको उन सियासी उन ताजिर रहनुमा के लिए आपकी हुकूमत से क्या मुतालबा है? ये मुतालबा कम से कम ऐसे ताजिर तो हो जिनका अपना कारोबार है, वो अपने कारोबार के साथ बैठे हों। अगर हमने कोई ताजिर वो करते हैं, इंटरव्यू ले जाते हैं तो ये देखा हमने वज़ीर आला के पास कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि हम मसाइल हैं क्या, कारोबार होता कैसे, उन्हें ये तक नहीं तम हुआ है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, उनके साथ भी वो बैठे हुए होते हैं। हम लोगों के अब वो नाम नेहाद हमारे बने हुए हैं, अब हुकूमत सिंध ने कह लें या जिसने भी कह लें उन्हें बनाया हुआ है, हमसे आगे कोई नहीं पूछता। तो मगर वो तो आप लोग के नाम पे नाम निहाद बने हुए ना, तो आप लोग अपील क्यों नहीं करते? आप लोग एहतजाज क्यों नहीं करते कि ये वो लोग हैं कि जो हमारे नाम पर कर्ज मांग रहे,
तो आप उनके खिलाफ एहतजाज उठे ना, तहरीक उठाए उनके खिलाफ। हम ताजिर बिरादरी ने बहुत कोशिश की है, लेकिन आपको पता है पुलिस यहाँ तो हर एक को दबा देती है, हर एक मामले में जो है ना पुलिस आ जाती है। तो क्या मतलब है कि तजारत के अंदर भी अब पुलिस जाके यूनियन को दबा रही है? हर मामले में हमारे तो आप ये देख लें कि वो जो दूसरे भी बड़े ताजिर हैं, आप कहीं वजीर आला के पास हम जाके एहतजाज नहीं कर सकते, प्रेस क्लब पे जाके हम एहतजाज नहीं कर सकते। नहीं, एहतजाज करने की तो हर जगह आपको इजाजत है, ताजिरों को किससे कहा इजाजत नहीं? सर अभी हम 5 नंबर पे जो हमारी कोरंगी है, हम यहाँ खड़े हो जाते हैं, आप देखें 10 मिनट बाद पुलिस हमें आके कैसे फालतू ऐसे मारेगी, अल्लाह माफ करे, जैसे कुत्ते पागल कुत्ते को मारा जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त वाइस चेयरमैन कज़ाफ़ी स्टील एंड टिम्बर मार्केट के ये वाइस चेयरमैन है, और यकीनी तौर पर ये भी कुछ इस मार्केट के मसाइल जो कुछ अरकान ने बताए तो हो सकता है कि वो नई निशानदेही करें। तो मेरे साथ मौजूद हैं शारिफ साहब। शारिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा शारिफ साहब, आपने हमारे दीगर अली अरशद साहब ने बताया, शाहिद भट्ट साहब ने भी बताया, और यकीन तो मंसूर साहब जो कि यहाँ सेक्रेटरी थे वो बता के चले गए, तो इन लोगों ने ये कुछ अपने जो एहतजाज रिकॉर्ड कराया, तो आप इस टिम्बर मार्केट में जो मुश्किलात देख रहे हैं तो क्या कहेंगे? दरअसल बेसिक यहाँ पे जो है असल तो जो लोकल गवर्नमेंट है वो जो है घरों में बैठी हुई होती है, उसकी जगह पुलिस जो है अपने बदमाशी पे आई हुई होती है। लोकल गवर्नमेंट के बंदे अपने KNC DNC अपने सेटिंगें बांध लेते हैं लोगों से, फुटपाथ वालों से, और फिर ये आके पुलिस जो है हम जायज जो लीगल दुकानदार हैं उनको थ्रेट करती है, और प्लस उनसे अपने माहाना मंथली मानने की वो करती है, चाहे वो थाने के एसएच हो, चाहे वो ट्रैफिक सार्जेंट हो। तो वो आपसे भत्ता क्यों मानते हैं, आप देते क्यों हैं? वो इसलिए दिया जाता है कि हम हमारे अपना कारोबार चलाने के लिए थोड़ा सा बाहर अगर अप्रूवमेंट कर रहे होते हैं, हमारी लेबर काम कर रही होती है, तो ये उसमें हमें थ्रेट कर रहे होते हैं। हमारा जरा सा एक सामान अगर रिक्शे में लोड हो रहा होता है या हो रहा होता है तो उस पर फौरन ये गाड़ियां ले आते हैं, और हमारे जो सदर साहब हैं या जनरल सेक्रेटरी साहब हैं या फाइनेंस सेक्रेटरी साहब हैं उनसे बदतमीजी करते हैं, उनको थाने बुलवा लेते हैं, उनको घंटों वहाँ बिठाते हैं, फिर हमारी जब यूनियन जब इकट्ठा होके वो होती है तो उस बिना पे आके ये थोड़ा सा। तो आपके सदर या सेक्रेटरी को थाना बुला लेते हैं और वहाँ 1-2 घंटे बिठाते, तो दुकानदार को तो उसी वक्त अपना कारोबार बंद करके एहतजाज करना शुरू कर देते। दुकान कितनी दुकानदार कब तक बंद करेगा? वैसी कोरोना की तरफ से डिस्टर्ब था दुकानदार, और वैसी टाइम लोड शेडिंग की वजह से और के इलेक्ट्रिक की वजह से टाइम वैसी शॉर्ट मिलता है। अब दुकानदार जो है लेबर भी जाके एहतजाज में लग जाए और रोज डेली यही तमाशा लगे, तो हम मजबूरन डर की वजह से और के अपने काम को चलाने की वजह से हम इनको मजबूर हो जाते हैं, इनके आगे हम बेबस हो जाते हैं। और हमारे सदर साहब और नायब सदर साहब बड़ी कोशिशों में लगे रहते हैं, ये अपना पूरा दिन देते हैं इस मामले में। फिर आप देख लें सेवरेज के मामले हैं, सेवरेज के मामलों को लुक आउट करते हैं, बताते हैं जाके, मगर कोई सुनने वाला नहीं। KMC वाले बोलते हैं जी हमारा अब खत्म हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर आ गया। एडमिनिस्ट्रेटर साहब कहते हैं कि जी हम अभी तो आए हैं, अभी हम देखते हैं, अभी करते हैं, वो करने में 3 महीने निकाल देंगे। आज मेरे साथ मोहम्मद अकरम साहब भी मौजूद हैं, तो उनसे भी कुछ मसाइल पे बात हो जाती है, क्योंकि इनके पास भी एक मार्केट है, और अभी कुछ बताया मुझे कि पीछे जो गलियां हैं यहाँ पे सेवरेज का पानी भरा हुआ है, दुकानदार मुश्किलात का शिकार है, और कोई पूछने वाला नहीं। अकरम साहब अस्सलाम वालेकुम। अकरम साहब ये बताइए कि आपने बताया कि आपकी गुलशन मार्केट है, और यकीनी तौर पर आपका कज़ाफ़ी स्टील एंड टिम्बर मार्केट से भी ताल्लुक है। शाहिद साहब एक यहाँ के सदर हैं, और इसके अलावा ये दुकानदारों का बड़ा ख्याल कर रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो पहले शुक्र अदा करूँगा कि 21 वालों का 21 वालों का कि वो हमारे इलाके के अंदर आए, उन्होंने हमें को देखा, वरना यहाँ तो कोई पूछने के लिए कोई आता ही नहीं। और हमारी मार्केट का शिकार तो हम इस तरीके से हुए हैं कि परसों हमारे बंदे पे BM बैंक से पैसे लेके आ रहे थे, कनपट्टी को से लाख रुपए छीन लिए। अब हम किसको फरियाद कहें, किसको कहें, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। वैसे तो SHO साहब बाहर आते हैं, मार्केट का कोई उनको लॉकडाउन का पता चल जाए तो लॉकडाउन के अंदर तो 3-3 हज़ार रुपए 4-4 हज़ार रुपए दुकानदारों से लेते रहे। अगर अभी कोई कंप्लेन करते हैं तो रोड भी नहीं लगाते हैं, वो अपने AC कमरा खोला और बैठ जाते हैं, और कोई गाड़ी पकड़ के हमारे स्क्रेप वगैरह की कोई गाड़ी गुजरती है इनको रोक लेते हैं। जबकि यहीं के मकामी लोग हैं, हम लोग यहीं के रहने वाले दुकानदार हैं, ताजिर है, काम करते हैं, हमारा शेरशा माल जाता है आता है, पर फिर भी कम करती हैं गाड़ियाँ उनको। मगर आपने कहा कि 1 लाख की डकैती हुई, उसे छीन के ले गए, तो क्या पुलिस
कि कोई मोबाइल आई, कोई पूछगछ गई या बैंक, तो क्या कोई लाइन ऑर्डर का कोई मतलब सिलसिला नहीं है? कोई सिलसिलेवार नहीं था ना। हमने कंप्लेन करने के बाद भी हमसे पूछा जाता है कि भाई वो बंदे कहाँ थे, कैसे गए थे और कैसे आए थे। जब हम उसको पूरा सबूत देते हैं बैंक में जाकर, वो बैंक से स्टेटमेंट निकालता है, मैनेजर को बुलाता है, उसके बाद फिर हमारी रिपोर्ट दर्ज की जाती है। तो इस चक्कर में हम लोग कहाँ परेशान होते रहेंगे, फिर इनके पीछे चक्कर काटते रहो, ये बंदे थे वो बंदे थे। बस अब काम तो ये कि इलाके में गश्त होनी चाहिए। SHO साहब कमरे में ना बैठे हैं, वो अपने इलाके में गश्त करें, जो उनका काम है। अगर पीछे से कोई आर्डर आ जाता है तो फिर ये दुकानदारों को तंग करने के लिए तो आ जाते हैं, वैसे ही अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकलते। क्या करें हम लोग तो पर ज्यादा मुख्तर सी बात ये करूंगा मैं कि मेरे मसाइल तो इतने ज्यादा है कि वहाँ सीढ़ी का पानी, बरसात का पानी, हम लोग प्राइवेट तौर पर अगर जाते हैं टाउन के अंदर, टाउन खाली होता है, उनको बोलते हैं, वही जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको हम 12,000 रुपए दे दें तो मशीनें भी आ जाती है, मशीनरी भी आ जाती है, और वही लोग जो गवर्नमेंट के मुलाजिम है वही काम कर रहे होते हैं। भाई मैं कितनी दफा खर्च करूंगा इसमें, एक दफा 14,000 रुपए दिए, एक दफा 15,000 रुपए दिए, इतना परेशान। दुकानदार भी मेरे परेशान हुए पड़े, वो मेरे से बोलते हैं आप सदर होने का फायदा क्या आपका। अब मैं जाके किसको रहूं? मैं जब जाता हूँ UC टाउन के अंदर जाता हूँ, सारे खाली। बोलो जी अभी हमारे कुछ मसाइल ही नहीं, ना हमारे पास मशीनरी है, वहां लगी हुई है मशीनरी, वहां लगी हुई है, कोई काम करने के लिए, यहाँ तक के कोई झाड़ू लगाने वाले नहीं। और मैं आपको जाके ले आके दिखाऊंगा, आप खुद ही जाके करके मायना कर लेना कि क्या हुआ। तो जब आप कह रहे हो कि मैं 12,000 14,000 देते हैं, मशीनरी आती है, तब तो एडमिनिस्ट्रेटर आ गए। ये तो आप पुरानी बात कर रहे हो या अभी अभी की बात कर रहा हूँ जी। डिप्टी कमिश्नर तक वो भी नहीं सुनने के लिए तैयार है। मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटर आए वो भी वही है, पिछला सिलसिला चलता है, बिल्कुल सिलसिला ऐसे ही चला पैसे रहा दो काम कराओ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर इसका मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो आए वो भी बेकार है, ये नकारा है, बिल्कुल कुछ नहीं कर सके। हमारे साथ मोहम्मद अकरम साहब मौजूद थे, एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं। इनका भी साबका रिवायत के 12,000 14,000 15,000 रुपए दो, जहाँ पानी भरा हुआ है वहाँ सफाई हो जाएगी, और अगर पैसे नहीं देंगे तो ये पानी वैसे ही जमा रहेगा और यहाँ ताफुन फैलता रहेगा। मार्केट के जो दुकानदार है वो बीमार होते रहेंगे, और फिर वही होगा कि बेचारे अपने घरों पे जाके लेट जाएंगे, दुकान बंद हो जाएगी, उनके बच्चे भूखे मरेंगे। एक बार फिर हम जो कदाफी स्ट्रीट नंबर के जो सदर हैं शाहिद भट्ट साहब, उनसे भी कुछ एक बार फिर बात करते हैं, क्योंकि यकीनी तौर पर इतनी देर में इनके पास कोई ना कोई जहन में मसाइल तो आ गया होगा। शाहिद साहब, आप यहाँ के सदर हैं। अभी जैसे कि आप कुछ अहदेदारों ने बात की कि डकैती हुई, 1 लाख रुपए ले गए, मोबाइल नहीं आई। अकरम भाई ने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाते हैं, वो कहते हैं 12,000 14,000 दो तो सफाई हो जाती है। और आप इन तमाम मराइल को अपनी नजर से देख रहे हैं, तो आप अब क्या कहना चाहेंगे और क्या मसला है किस तरीके से? ये कह रहे हैं कि हमारा सुनने वाला कोई है ही नहीं है यहाँ किसी मसले में। जो आता है हमसे लेने वाला तो आता है, देने वाला या हमें सहूलत पहुँचाने वाला कोई बंदा नहीं हमारे पास। पुलिस में आएंगे, जलील करेंगे, या सारे लोग बैठे हुए हैं, सारे हमारे दुकानदार बैठे हैं, सबको आएंगे पुलिस वाले भगा भूगा। कोरोना के जितने दिन चले बहुत परेशानियां उठाई हैं लोगों ने, बहुत परेशानियां। मोबाइल आई, लोग दुकान के आगे बैठे इंतजार में, कोई अल्लाह का बल्ला आएगा बाहर से बाहर, क्योंकि हमारे पास 10-12 बंदे मेरे पास काम करते हैं, दूसरी दुकान पे हमारी उस पे काम करते हैं। हर दुकानदार के पास 5-10 बंदे कारीगर काम करते हैं, तो कहाँ से देंगे वो आप बताएं। तो शाहिद साहब आपने बताया तो कोरोना का मसला था ना, अब सूरत हाल क्या? अभी कुछ नहीं है, कोई परेशानी। अभी 2-3 दिन पहले मोबाइल आई थी, हमें परेशान करके कि सबको के माल हटा लो यहाँ से। अब क्या करें? अच्छा, लोड शेडिंग के बारे में क्या कहोगे? लोड शेडिंग में कभी आ जाता है लाइट, कभी दिन को चलेगी, टाइम नहीं है, कुछ टाइम नहीं है। कभी दोपहर को चलेगी, 12 बजे चलेगी, सुबह 8 बजे चलेगी, कभी आते हैं सुबह 9 बजे नहीं होती, कभी 4-6 घंटे चली जाती, पूछने वाला ही नहीं है। अच्छा, हमारे साथ इन ताजरों जो रहनुमा बैठे हैं, तो इनके साथ एक सियासी पार्टी के भी कारकुन या रहनुमा, हम कह सकते हैं कि MQM वाली कमेटी, MQM पाकिस्तान वाली कमेटी से इनका ताल्लुक है, और ये फारूक सत्तार साहब के साथ ये होते हैं। यकीनी तौर पर इनके सियासत पर बड़ी गहरी नजर है, और जब ये ताजिर बैठे हैं तो इनके मसाइल तो हैं, और जब इनकी सियासी वाबस्तगी है तो फिर ये MQM पाकिस्तान बहाली कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार साहब के साथ होते हैं। तो इन्हें भी चाहिए कि इनके मसाइल इतने हैं कि वो एक सियासी रहनुमा है। इनकी वफाकी वज़रा से लेकर, सेनेट से लेकर, वजीर आजम से लेकर, और आला जो उदारे हैं उनसे भी उनके मुसलसल राब्ते हैं। और यकीनी तौर पर वो जब इलेक्शन हुआ था तो आमिर लियाकत के मुकाबले में उन्हें शिकस्त तो हुई थी,
मगर वो शिकस्त नहीं थी जो आवाम के थी। ये जमशेद टाउन की। मेरे साथ फ़ख्र राव जमील साहब यहाँ मौजूद हैं और इनका सियासत पे बड़ी गहरी नज़र है। तो अब इनसे जो इनके मामलात हैं यहाँ के, ये अपने सरबराह को किस तरीके से आगाह करते हैं और अगर आगाह करते हैं तो इनके मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे, या सिर्फ बातों तक ही है, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। राव जमील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राव साहब, अभी तमाम आपने इन लोगों की बातें सुनी। आपका ताल्लुक MPM पाकिस्तान बाली कमेटी यानी फारूक सत्तार साहब के साथ है। इनके जिक्र मसाइल सुने और आपकी भी वाबस्तगी यही थे। तो ऐसे क्या वजह है कि आपके ताजिर रहनुमा की नजरें आपकी तरफ क्यों जा रही है? क्या आप इनके मसाइल के लिए आगे कोई रास्ता करते हैं या सिर्फ दोस्ती यारी में बातें चल रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फारूक भाई से मेरी हर हफ्ते या 2 हफ्ते बाद मुलाकात होती है और कोरंगी के मसाइल में फारूक भाई को बताता हूँ। फारूक भाई के जरा माजी पे जाता हूँ। पाकिस्तान के वो वाहिद मेयर थे जो सबसे ताकतवर तरीन मेयर बने, इतनी मेजोरिटी से आज तक कराची प्लस पाकिस्तान में कोई मेयर मुंतखब नहीं हुआ। फारूक भाई वो वाहिद आदमी है जिन्होंने कोई पंजाबी, पठान, बलोची, सिंधी को किसी को कोई कौमियत की बात नहीं की। जब ये मेयर बने, जब बजट आया, हर जगह बजट इजलास होते हैं, तब फंडिंग की बात होती है। फारूक भाई ने सबको बिठाया, जैसे 100 रुपए हैं, 100 मेंबर है, सबको 100 1 रुपया दिया। यानी कोई नाइंसाफी बात नहीं करते। वो एक हिस्ट्री अलग है जी। वो एक मेयर थे, मुझे ये भी मालूम है कि उनको जब मेयर बने उन्हें कोई केंद्र की तरफ से फंडिंग नहीं की जा रही थी, सारे डिपार्टमेंट ले लिए, तो उन्हें 6000 काउंसलरों के साथ जो है वजीर आला हाउस पर धरना दिया था और उन्हें केडियां दे दी गई थी। तो एक बात अलग है। फारूक सत्तार साहब ने इस दौरान पूरे शहर पानी की मार्केटों का दौरा किया, मगर कोरंगी, कज़ाफी, स्टील एंड टम्बर मार्केट उनकी नजरों से क्यों ओझल रही, जबकि आप यहाँ पर जिम्मेदार उनसे वाबस्ता है, तो उनको भी यहाँ की राहत रसाई करनी चाहिए थी। क्या वजह है? कराची माशाल्लाह 3 करोड़ आबादी का शहर है, उस तकरीबन 60-70 किलोमीटर का ये इसका महलू वक्त बनता है। फारूक भाई हर जगह ले जाते हैं, हम उनको एक एक चीज की रिपोर्ट देते हैं। फारूक भाई के सब इलम में है, मगर फारूक भाई के अख्तियार में तो अभी कुछ भी नहीं है। जब इंशाल्लाह ताला उनके पास अख्तियार आएगा तो अल्लाह ने चाहा तो कोरंगी का ये नक्शा बदलेंगे, क्योंकि हम लोग उसमें से नहीं है। अल्लाह का शुक्र, हमारे पास सब कुछ है, हम काम करना चाहते हैं। इख्तियारात की आप बात कर रहे हैं कि नहीं है, एक लीडर है, एक साथी वाबस्ता भी है, सालिद बयार भी रहे, वफाक पे भी रहे, सुनने भी रहे, तमाम उनकी एक बड़ी खोज है। और ये ना कहा जाए कि उनके पास इख्तियार नहीं है। अगर इख्तियार नहीं है तो फिर वो शेर कायद का दौरा क्यों कर रहे हैं, आवाम को क्यों तसल्लियाँ दे रहे हैं? अगर उनके पास इख्तियार हैं और दौरा कर रहे हैं, यकीनी तौर पर उनका एक फलसफा बहुत अच्छा है। उनकी जो है कि ताजिर रहनुमाओं को बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए ताकि उनके मसाइल हल हो। ये उनकी एक अच्छी सोच है। तो आप इनके बारे में भी तो सोचें ना, उनसे क्या कि सिर्फ बातों से काम थोड़ी चलेगा। इंशाल्लाह उनसे करेंगे, बात भी की है। अच्छा, मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जैसे सेवरेज का मसला है, सेवरेज का मसला गटर से मसला नहीं है। असल तो इसका सबसे जालिम तो हमारे पास दरिंदा बैठा हुआ है, बिल्डिंग कंट्रोल बैठा हुआ है। बिल्डिंग कंट्रोल यहाँ पे पैसे लेके जो ग्राउंड एसटी है, कोई प्लाटिंग नहीं है, उस पर इजाजत दे देते हैं और 40 गज के प्लाट पे 5-5, 4-4 मंजिले की इजाजत दे देते हैं। अब ये बताइए, एक क्राइटेरिया दुनिया का, एक घर में 6 बच्चे घर होते हैं, वहां पे आपने वहाँ प्लाजे खड़े कर दिया, तो लाइन तो गटर लाइन तो एक ही है, तमाम का तमाम सैलरी का पानी वहां जाएगा, तो वो तो चौक होगी ना। तो तमाम का तमाम फेलियर, मंजूर काका और पता नहीं कौन कौन आके बैठ जाते हैं। इनको ये तो हाई लेवल से आते हैं, इनको कहाँ पकड़ेंगे हम लोग? ये सिर्फ अगर ये इनको कंट्रोल करने, बिल्डिंग कंट्रोल वाले इनको एक्नॉलेजमेंट ना होने दें, वायलेशन ना होने दो, यहाँ पे सैलरी का मसला भी नहीं होगा। आपकी बात सही है कि अगर यहाँ केडीए वाले आते हैं 6-7 हमारा बिल्डिंग तैयार करते हैं, घर कानून तो फिर वही डिमोलिश हो जाती है, दरार पड़ जाती है और टूट जाती है, रास्ता वाक़ हो जाता है, वो बिल्कुल बेहतर है। आपकी एक कंप्लेन सही है, मगर ये ताजिर रहनुमा जो एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, उनके लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है, मैं तो वो पूछना चाह रहा हूँ। हमारी पार्टी बिल्कुल, हमने पेपर वर्क तैयार किया हुआ है और हम इंशाल्लाह ताला फारूक भाई को, अभी जैसे कोरोना खत्म हो गया है, अभी एसओपी चल रही है, तो अभी हम लोग क्योंकि अपोजिशन में तो हम प्रोग्राम कर नहीं रहे हैं, वरना फिर हमारे पे कोई ना कोई केस डाल दिया जाएगा। जैसी एसओपी खत्म हुई तो फारूक भाई का हमारे एक प्रोग्राम
23 मार्च को हमने करना था, वो हमारा पोस्टपोन है। एक प्रोग्राम और करेंगे और यहाँ फारूक सत्तार भाई को लाके टिम्बर मार्केट में अपने सर्वे कराऊंगा, दौरा करवाऊंगा, इंशाल्लाह ताला ये मसले सोल्व कराएंगे। और एक और बात बता दूं, मैं ये प्लाटिंग है ओवरसीज पाकिस्तानी मेहरान टाउन, उसका मैं सदर भी हूँ इत्तेफाक से। तो वहां पर क्योंकि मैं वहाँ सदर हूँ, ये इंक्रोचमेंट वाले या बिल्डिंग कंट्रोल वाले जब ये बिल्डिंग बन रही होती है तो उस वक्त कहाँ हो रहे होते हैं ये लोग? आप और हम एक ही खमीर की पैदावार हैं। डिफेंस में इंक्रोचमेंट क्यों नहीं होती, वहाँ वायलेशन क्यों नहीं होती, हमारे क्या क्यों होती है? ये जो साइट ऑफिस बने किस मर्ज की बलाएं ये? इनका काम तो ये है कि वायलेंस हो रही है, इंक्रोचमेंट हो रही है, फौरी तौर पे उसको रोकें, मगर नहीं, पैसा लेके खामोश हो जाते हैं, बिल्डिंग बन जाती है, फिर गरीब आदमी होते हैं बेचारे भोले भाले 40 गज भी कितने बड़े आदमी होंगे, फिर अच्छा, आके वहाँ पे उसको तोड़ देते हैं, उसका जमा पूंजी वो भी गई। हमारे साथ राव जमील साहब मौजूद थे और इनका ताल्लुक एमपीएम पाकिस्तान भारी कमेटी से था और फारूक सत्तार साहब के ये करीबी हैं और इन्होंने ये वादा तो जरूर किया कि यहाँ पर के अभी हाल ही में जब वक्त गुजरेगा तो फारूक सत्तार साहब को लाके यहाँ दौरा कराएंगे और ताजिरों के मसाइल के हल के लिए भी बातचीत करेंगे। ये तो हर आने वाले सियासी मजहबी जो भी लीडर्स हो वो सिर्फ दुकान मार्केटों में आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, अखबार में तस्वीर चाहते हैं और दिलाते देके अपने मकासद हासिल करने के लिए ये वापस चले जाते हैं। छोटे ताजिरों को कोई नहीं पूछता, ये बेचारे खुद कमाते हैं और खुद ही अपने पेट को पालते हैं, क्योंकि इनके साथ जुल्म ये है कि जितना कमाए या तो गवर्नमेंट के इदारे आते हैं, भत्ते की सूरत में ले आते हैं, पुलिस आती है, इनको पकड़ के जाती है, कि दिन भर की जमा पूंजी जो है वो थाने में देके आते हैं। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक से वापस आएंगे, चलेंगे मार्केट की जानिब और मार्केट में वहाँ इनके मसाइल इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। मार्केट में मसाइल से आपका मेजबान रफीक अंसारी एक बार फिर हाजिर है और हम कद्दाफी स्टील एंड टेम्पल मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं और ये वो मार्केट है जो वफाकी और सिंध हुकूमत को करोड़ों रुपए का टैक्स अदा करती है, मगर ये दुकानदार बेचारे मसाइल के अंबार में दबे हुए हैं। और जब बारिश होती है तो ये वो रोड है जहाँ दरियाए सिंध का मंजर पेश करता है, मगर अभी बारिश को गुजरे हुए तकरीबन 15 से 20 रोज हो गए और ये पानी तो सूख चुका है, मगर यहाँ की सड़कें टूट फूट का शिकार है। आप मेरे साथ ये इस वक्त कद्दाफी स्टील मर्चेंट भी कह सकते हैं, स्टील टेम्पर भी कह सकते हैं, उनके सदर शाहिद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे कुछ जानते हैं। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम। शाहिद साहब ये कचरा पड़ा है और आपकी टेम्पर मार्केट तो आप क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि जो महीनों से पड़ा, 2-3 महीने हो गए, और देख ले आपने क्या गंद हो रहा सारे इलाके का, देख लें अक्षर आपके सामने। तो इस गंदगी के बारे में आप क्या कहेंगे और कैसे लोगों को बीमारी पैदा हो रही है? बहुत लाखों लोगों को, हजारों लोगों को जो इलाके में रहते हैं, इनसे पूछो क्या हो रहा है, सारा गंद फैला हुआ सारे पूरे इलाके में। हमारे साथ दीगर और भी औहदेदार हैं, उनसे भी मालूमात करते हैं, क्योंकि ये कचरे के साथ साथ यहाँ बड़ा कारोबार हो रहा है। तो ये मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे भी मालूम करते हैं। ये भी एक औहदेदार हैं इस मार्केट कद्दाफी स्टील के, तो इनसे भी मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि ये कचरा है, सामने एकेडमी है और दीगर आपकी बड़ी ये टेम्पर की स्टील की दुकान है, तो इस बारे में क्या कहोगे? सही, यहाँ पे ये क्या कहते हैं, कारोबार करना मुश्किल हुआ, ताफून इतना उठता है कि काम करते हुए काम करने को दिल नहीं करता है। तो हुकूमत को दरखास्तें दे दे के थक गए कि इसको कचरे को उठवा दें, और ये कोई इसमें सुनवाई किसी किस्म की कोई नहीं है। प्राइवेट अगर आपने पैसा देके 10-12-15 हज़ार रुपये दे के उठवाना है तो उठ जाता है, वही गाड़ियाँ उठा के ले जाती हैं। लेकिन आप किसी जरूरत भी नहीं कर सकते। आप यहाँ अगर आप आएंगे, अभी देखें नीचे काम कर रहे हैं बड़े बड़े कारखाने हैं जो लाख रुपए का टैक्स देते हैं, लेकिन उनकी भी कोई किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ना यहाँ पे प्रॉपर रोड बनाए जाते हैं, ना यहाँ कोई सीवरेज लाइन का कोई सिस्टम होता है। इसकी अभी यहाँ से पानी दरिया की तरह बहता है और दुकानों में चला जाता है। अच्छा, हमारे साथ एक और भी औहदेदार मौजूद हैं और यकीनी तौर पे ये भी इस कचरे के साथ साथ यहाँ के जो दीगर मसाइल है उस पर भी कुछ ये रोशनी डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा कि ये मसाइल है, आपने देख लिया कचरा कुंडी है, ये पूरी मार्केट है और तकरीबन स्टील का और टेम्पर का कारोबार होता है, करोड़ों रुपए का टैक्स देते हैं, तो आपको क्या मुश्किलात है? ये कस्टमरों को भी आने जाने में परेशानी रहती है और यहाँ की जो फैमिलीज है, बच्चे वगैरह आने जाने में उनको भी तकलीफ होती है, और यहाँ के बच्चे वगैरह जो है ना इसकी गंदगी की वजह से बीमार हो रहे हैं।
اور یہاں کے یہ اسکول کالج سینٹر کے بچے وغیرہ اسکول آتے جاتے ہیں، ان کو بھی پریشانی کا سامنا ہے. تو ہم انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کو جلد سے جلد اٹھائیں تاکہ یہاں سے صفائی ہو. اور ہمارے ساتھ یہ جو مارکیٹ کے سیکرٹری تھے، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک سیاست سے وابستگی بھی ہے، اور ان سے بھی معلومات کرتے ہیں کہ یہ کچرا کنڈی ہے اور یہاں بلدیاتی اداروں کا نظام تو ختم ہو چکا ہے مگر ایڈمنسٹریٹر آ چکے ہیں. تو ان کی کیا یہ اسٹڈیز ہے کہ وہ اس کچرے کو اٹھائیں یا نہیں اٹھائیں. تو ایسا کوئی جو ہے بلدیاتی اداروں کے بعد ایڈمنسٹریٹر کا کام نظر نہیں آ رہا. تو ہمارے ساتھ کچھ ایسے بھی عہدیدار موجود ہیں، تو ان سے ہی معلومات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بتائیے گا کہ یہ کچرا ہے، ایڈمنسٹریٹر مقرر ہو چکے ہیں مگر کچھ کچرا اٹھتے ہوئے کچھ کام نظر نہیں آ رہا، تو آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پورے تھرو آؤٹ روڈ پر دیکھ لیں، ایک یہ کچرا کنڈی ہے جس کی صرف ایک دیوار موجود ہے. اگر اس کی اور پورے روڈ پر کہیں پہ بھی کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی کچرا کنڈی ہے. اگر ایک پراپر جگہ پر کچرا کنڈی بنا دیں تو لوگ اپنا کچرا وہاں پر ڈال کر جائیں. یہ دیکھیں روڈ پہ باہر تک آ گیا، یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سب لوگ ایسے ہو رہے ہیں. آگے جا کے دیکھیں آپ، وہاں پر جائیں گے تو روڈ پہ لوگ یہ کچرا ڈال کے جا رہے ہیں. یہاں پر کچرا کنڈی تک تو ہے نہیں، اور یہ اٹھا کے روزانہ لے کر جائیں تو یہ مصیبت تو نا ہمیں دیکھنی پڑے. ہمارے ساتھ ایک اور جو مارکیٹ سے وابستہ تھے، ان کا سیاست سے تعلق ہے، اور یہاں شارق صاحب بھی موجود ہیں. ان کی بھی یہاں کے جو پرابلمز ہیں ان کے بارے میں ان سے معلوم کرتے ہیں. شارق صاحب السلام علیکم. شارق صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے دیکھا کچرا پڑا ہوا ہے، گلیوں میں پانی بھی بھرا ہوا ہے، اور سامنے آپ کا ایک بہت بڑا تجارتی مرکز ہے، تو یہاں بھی کچھ مشکلات کا شکار. تو آپ کیا کہیں گے؟ سر یہ لوگ کام نہیں کرنا چاہتے، درخواستیں دی جاتی ہیں، کام نہیں کرتے. اب آپ دیکھیں گے روڈ پہ 2 فٹ کی جگہ ہے، باقی آپ دیکھیں کہ پورا کچرا کنڈی روڈ پہ آئی ہوئی ہے. اور پلس یہاں پانی کھڑا اتنا ہو جاتا ہے، اور دوسرے مسائل ہیں. ٹریفک جام ہو جاتا ہے، ٹریفک جو مین روڈ سے کنورٹ ہو کے یہاں تک جام ہونے کے بعد وہ یہاں گلیوں میں بند ہو جاتا ہے. پھر ہمارے کاروباروں پہ اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہم لیٹ ہو جاتے ہیں. ہم اس وقت قذافی اسٹیل ٹمبر مارکیٹ کورنگی نمبر 6 میں موجود ہیں، اور یہ کروڑوں روپے کاروبار کرنے والی یہ مارکیٹ وفاقی اور سندھ حکومت کی طرف سے نظریں لگائی ہیں. کب یہ ہمارے مسائل حل ہوں گے؟ ہمارے ساتھ اس وقت اکرم صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی کچھ مسائل کے بارے میں پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اکرم صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ مسائل اس بارے میں کیا کہیں گے؟ مسائل بہت زیادہ ہیں ہمارے، اور مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ہم خود پریشان ہیں. کچرے سے پریشان ہیں، پانی کی سیوریج کے نظام سے پریشان ہیں. کوئی ہمارے سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. نہ کوئی ٹاؤن میں جاتے ہیں، ٹاؤن خالی پڑے ہوئے ہیں، ساری چیزیں خالی پڑی ہیں. جب جاتے ہیں تو بولتے ہیں پیسے دو، کام کرا لو. ہم تو پیسے دے کے تھک گئے ہیں. کچرا بھی اٹھے گا تو پیسے سے اٹھے گا، تو ہم لوگ کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں، کس کو اپنا دل کا دکھڑا سنائیں. ہمارے ساتھ مارکیٹ کے عہدیداران موجود تھے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ کچرا کنڈی جب ایڈمنسٹریٹر کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ پہلے پیسے دو. 12,000 13,000 14,000 یہ پیسے مانگتے ہیں، پھر صفائی ہوتی ہے. تو یہ قذافی اسٹیل ٹمبر جو مارکیٹ ہے، یہ وفاقی اور سندھ حکومت کو ٹیکس کے ساتھ ساتھ یہاں فلاحی بھی کام کرتی ہے اور بچوں کی دیکھ بھال بھی کرتی ہے. اس کے علاوہ جو ابھی کرونا وائرس میں غریب جو ملازمین متاثر ہوئے تھے، انہوں نے اپنی جیب سے بھی رقم ادا کی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قذافی ٹمبر اسٹیل جو مارکیٹ ہے، اس کو کراچی کی ایک بہترین ترین مارکیٹ میں شمار کیا جاتا ہے. اور کورنگی کے لوگ اس مارکیٹ سے جو صدر ہے شاہد بٹ، اس سے بھی بڑے خوش ہیں، کیونکہ یہ کوئی بھی برا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے یہاں کی غریب عوام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. مارکیٹ و مسائل سے آپ کے میزبان رفیق انصاری کو اجازت دیجیے. ہم نئے مہمان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.